तो आज हम जिस कहानी में गहरा उतरने वाले हैं वो है फणीश्वर नाथ रेणु की पुरानी कहानी नया पाठ। नाम में ही एक इशारा है कि ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, इसमें एक गहरा सबक, एक नया नजरिया छिपा है। और आज हमारा मकसद है उसी नए पाठ को खोजना। बिल्कुल। और इस कहानी को समझने के लिए सबसे पहले इसके लेखक फणीश्वर नाथ रेणु को समझना जरूरी है। वो हिंदी साहित्य में आंचलिक साहित्य मतलब रीजनल लिटरेचर उसके जनक माने जाते हैं। आंचलिक साहित्य, ये क्या होता है? इसे थोड़ा और आसान भाषा में समझाएंगी? जरूर। देखिए, आंचलिक साहित्य का मतलब है वो लेखन जो किसी खास अंचल या इलाके की आत्मा को पकड़ ले। वहाँ की बोली, वहाँ के रीति रिवाज, लोगों का सुख दुख, यहाँ तक कि वहाँ की मिट्टी की गंध, सब कुछ कहानी का हिस्सा बन जाता है। रेणु जी का कमाल यही है, वो आपको सिर्फ कहानी नहीं सुनाते, वो आपको उठाकर बिहार के कोसी क्षेत्र के उस गांव में पहुंचा देते हैं। अच्छा, और पुरानी कहानी नया पाठ इसका एक बेहतरीन उदाहरण है। ठीक है। तो चलिए इस सफर पे निकलते हैं। कहानी की शुरुआत ही बड़ी नाटकीय है। बंगाल की खाड़ी में दबाव, हिमालय की बर्फ का पिघलना, काले बादल। रेणु एक भयानक सन्नाटे का माहौल बनाते हैं। हाँ, और ये बहुत सोचा समझा हुआ है। वो प्रकृति को एक कैरेक्टर की तरह पेश कर रहे हैं। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि आने वाले खतरे का पहला संकेत इंसानों को नहीं, जानवरों को मिलता है। कारी कोसी नदी के किनारे चरते हुए जानवर वो पानी सूंघकर डर जाते हैं। एक बूढ़ी गाय तो रंभाती हुई भाग खड़ी होती है। ये कमाल की बात है। तो रेणु यहाँ क्या दिखा रहे हैं कि प्रकृति की भाषा जानवर इंसानों से बेहतर समझते हैं? एक तरह से हाँ। और वो यहाँ पर आधुनिक अज्ञान और पारंपरिक ज्ञान के बीच एक टकराव भी दिखा रहे हैं। एक बूढ़ा चरवाहा है जो नदी के गिरुए और ठंडे पानी को देखकर तुरंत समझ जाता है कि ये बाढ़ का पानी है। ये उसका बरसों का अनुभव है। लेकिन जब वो जवान चरवाहों को चेतावनी देता है तो वो उसका मजाक उड़ाते हैं। हाँ बिल्कुल, वो उसका मजाक उड़ाते हैं। वो टेक्नोलॉजी और आधुनिकता के घमंड में है। तो एक तरफ ये अशुभ संकेत है और दूसरी तरफ गांव में जिंदगी अपने पूरे उफान पर है। खेतों में फसलें लहलहा रही हैं, आंगनों से मधुश्रावणी के लोकगीत गूंज रहे हैं। रेणु ने ये विरोधाभास क्यों रचा है? यही तो कहानी की जान है। इसे लिटरेचर में जक्सटेपोजिशन या वैषम्य कहते हैं। वो जानबूझकर आने वाले विनाश से ठीक पहले जिंदगी का सबसे खूबसूरत, सबसे रसीला चित्र खींचते हैं। एक अधेड़ किसान मकई के खेत की रखवाली करते हुए पास में साग तोड़ती मुसहरानियों को देखकर विरह गीत गाता है। अच्छा, हवा में नई दुल्हनों की चुनरियों की महक है। वो ऐसा इसलिए करते हैं ताकि जब प्रलय आए तो उसका असर और ज्यादा गहरा हो, हमें महसूस हो कि क्या कुछ छिन गया है। और फिर अचानक सब कुछ बदल जाता है। किसान के गीत का अनार शब्द अनहार मतलब अंधकार बन जाता है। ये सिर्फ एक शब्द का बदलना नहीं है, ये तो पूरे माहौल का बदलना है। बिल्कुल, ये कहानी का टर्निंग पॉइंट है। सूरज वक्त से पहले डूब जाता है और फिर दूर से वो एक दर्द भरी पुकार आती है। अब यहाँ देखिए, जब खतरा अज्ञात होता है तो इंसान का पहला रिएक्शन तर्कसंगत नहीं होता, वो अंधविश्वासी हो जाता है। गांव वाले उस आवाज को प्रेतनी या खेत की लक्ष्मी का रोना मान लेते हैं। रेणु दिखा रहे हैं कि जबरदस्त तनाव में हमारा विवेक कैसे काम करना बंद कर देता है। और फिर वो पुकार एक भयानक गुर्राहट गोम में बदल जाती है और लोग चिल्लाते हैं, बाढ़। अब यहाँ मुझे एक और टकराव दिखाई देता है। बाढ़ आने पर जो बुजुर्ग हैं वो झांझ मृदंग बजाकर कोसी मैया की वंदना करने लगते हैं और नौजवान वो टांगी कुदाली लेकर मचान बनाने लगते हैं। ये दो पीढ़ियों का संघर्ष है। पुरानी पीढ़ी इसे देवी का प्रकोप मानकर भाग्य के भरोसे है, वो प्रार्थना से उसे शांत करना चाहती है। वहीं नई पीढ़ी जो ज्यादा यथार्थवादी है, वो अपने दम पर आपदा से लड़ना चाहती है। वो केले के तनों से बेड़ा यानी एक अस्थायी नाव बना रहे हैं। हाँ, वो सिस्टम या भगवान के भरोसे नहीं बैठना चाहते। इस सब के बीच एक पड़ुआ पागल है जो नागार्जुन की कविता दोहरा रहा है, ताता थैया नाचो नाचो कोसी मैया। ये किरदार थोड़ा अजीब नहीं है? एक तरफ प्रलय है और वो नाचने की बात कर रहा है। वो पागल जरूर है, पर उसकी बात में एक गहरी सच्चाई है। वो उस विनाश लीला में एक तरह का काव्य देख रहा है। वो प्रकृति की उस निरंकुश शक्ति को देख रहा है जिसके सामने इंसान बौना है।
उसकी कविता उस भयानक मंजर को एक अलग ही आयाम देती है। और फिर चारों तरफ सिर्फ चीख पुकार का शोर सुनाई देता है। बछरू बहा जा रहा है, घर में पानी घुस गया, सांप सांप। ये इंसान की लाचारी की आवाज है। बाढ़ का पहला चरण खत्म होता है और सुबह के मटमैले प्रकाश में रेणु कहानी का नजरिया बदल देते हैं। अब हम ये सब एक गिद्ध की आंखों से देख रहे हैं। ये पर्सपेक्टिव शिफ्ट क्यों जरूरी था? बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। गिद्ध मौत और सफाई का प्रतीक है। उसकी आंखों से देखने का मतलब है कि अब हम इंसानी भावनाओं से दूर होकर सिर्फ तबाही का कच्चा अनफिल्टर्ड रूप देख रहे हैं। अच्छा। गिद्ध के लिए ये गांव, ये लोग, ये घर सब बस मांस और मलबे का ढेर है। रेंगू इस एक झटके में हमें दिखाती हैं कि प्रकृति की नज़र में हमारी हैसियत क्या है। ये बहुत ही शक्तिशाली साहित्यिक तकनीक है। तो यहाँ तक तो ये एक प्राकृतिक आपदा की कहानी है। ये पुरानी कहानी है जो कोसी के इलाके में शायद हर साल होती है। तो फिर नया पार्ट कहाँ से शुरू होता है? नया पार्ट शुरू होता है जब पानी थोड़ा रुकता है और इंसानी गिद्धों की एंट्री होती है। कहानी में किरदार आता है जन सेवक जी। अच्छा। एक नेता जो चुनाव हार चुका है। उसके लिए ये बाढ़ कोई त्रासदी नहीं, बल्कि जन सेवा का अवसर है। मतलब राजनीति में वापसी का एक सुनहरा मौका। बिल्कुल, वो इस आपदा में अपना फायदा देख रहा है। इसी को शायद डिजास्टर कैपिटलिज्म कहते हैं। एग्जैक्टली। आपदा को मुनाफे या राजनीतिक लाभ के अवसर में बदल देना। जनसेवक जी सबसे पहले अखबार में अपना बयान छपवाना चाहते हैं। वो अधिकारियों को फोन करते हैं। पहले कहते हैं 50 गांव डूबे हैं, पर जब पता चलता है कि विरोधी नेता का बयान छप चुका है तो वो संख्या बढ़ाकर 150 कर देते हैं। 150? लेकिन क्यों? उनका तर्क सुनिए। वो कहते हैं ज्यादा गांव बाढ़ग्रस्त होगा तो रिलीफ भी ज्यादा मिलेगा। लेकिन असल में उनका मकसद ज्यादा से ज्यादा राहत सामग्री पर अपना नियंत्रण स्थापित करना है। वो अपने कार्यकर्ताओं को बरदाहा बांध तोड़ने तक के लिए उकसाते हैं। क्या? ताकि बाढ़ और फैले। हाँ? ताकि तबाही बढ़े और उनकी सेवा का मौका भी। ये तो अविश्वसनीय रूप से भयावह है। वो जानबूझकर लोगों की तकलीफ बढ़ाना चाहते हैं। हाँ, यही वो नया पाठ है जिसके बारे में रेणु हमें चेतावनी दे रहे हैं कि असली बाढ़ पानी की नहीं, इंसानी लालच और संवेदनहीनता की है। और ये सिर्फ नेता तक सीमित नहीं है। व्यापारी और महाजन इसे शुभ लाभ का मौका समझकर अपने गोदाम खाली कर देते हैं। बही खाते जला देते हैं ताकि गरीबों के कर्ज का कोई हिसाब ना रहे। सही कहा। प्राकृतिक आपदा अब पूरी तरह से मानवीय आपदा में बदल चुकी है। अब कहानी का फोकस रामपुर कस्बे के राहत कैंप पर शिफ्ट हो जाता है और वहां का माहौल तो और भी अजीब है। एक तरफ बाढ़ पीड़ितों की मदद की बात हो रही है, दूसरी तरफ सिनेमा का विज्ञापन चल रहा है। अंजन बेचने वाले का शोर और फिल्मी गाने चल रहे हैं। रेणु यहाँ दिखा रहे हैं कि राहत कैसे एक तमाशा या इवेंट बन गई है। पीड़ितों का दर्द उस शोर में खो गया है। यहाँ तक कि राहत के लिए कपड़े इकट्ठा करते स्कूली लड़कों में लीडरी के लिए मारपीट और छुरीबाजी हो जाती है। मतलब ये अवसरवादिता का जहर समाज में ऊपर से नीचे तक फैल चुका है। बिल्कुल। और इस पूरे तमाशे के बीच जनसेवक जी निर्विरोध रिलीफ कमेटी के सभापति चुन लिए जाते हैं। हर पार्टी अपना झंडा लगाकर कैंप खोल लेती है। ऐसा लगता है कि ये मदद का कैंप नहीं, चुनाव का मैदान है। सही बात है। राहत अब सेवा नहीं, सत्ता हासिल करने का एक जरिया बन चुकी है। और वो बेचारे भूखे प्यासे लोग छप्परों पर बैठे नावों का इंतजार कर रहे हैं। जब नावें आती हैं तो उन पर पार्टियों के झंडे लगे हैं। जनसेवक जी तो माइक पर बाकायदा चुनावी भाषण देते हुए आते हैं। भाइयों, हालांकि पिछले चुनाव में आपने मुझे वोट नहीं दिया, फिर भी मैं यहाँ आया हूँ। और वो नावें वो भाषण देती हुई आगे निकल जाती हैं। लोगों को कुछ मिलता नहीं। नावें एक दूसरे का विरोध करती हुई, भाषण देती हुई गुजर जाती हैं। राहत पीछे छूट जाती है। और जब कुछ बटना शुरू भी होता है तो नियम इतने अमानवीय हैं कि पूछिए मत। हर चीज के लिए अंगूठा टीप देना होगा। डॉक्टर और नर्सों के पास कोई काम नहीं है तो वो ताश खेल रहे हैं और उनका ताश का स्कोर गेम बॉल 2 स्पेड नो ट्रम्प। नो ट्रम्प। हाँ, ये वाक्य सिस्टम की पूरी संवेदनहीनता को एक लाइन में बयां कर देता है। नो ट्रम्प मतलब कोई तुरुप का पत्ता नहीं है, कोई उम्मीद नहीं है। इस सब के बीच मुसहर और बहरदार जैसे समाज के सबसे निचले तबके के लोग हैं जो कैंप छोड़कर चले जाते हैं। ये बहुत चौंकाने वाला है। उन्हें मदद की सबसे ज्यादा जरूरत है, फिर भी वो क्यों चले जाते हैं? क्योंकि उनका स्वाभिमान, उनकी डिग्निटी उस राहत की भीख से ज्यादा बड़ी है। वो कहते हैं कि भीख मांगकर खाना बेहतर है, लेकिन
ऐसी मदद नहीं चाहिए जहां रोज आत्मसम्मान को कुचला जाए। रेणु यहाँ एक जबरदस्त सामाजिक टिप्पणी कर रहे हैं। जिन्हें हम सर्वहारा या सबसे गरीब कहते हैं, वो नैतिकता और स्वाभिमान के मामले में उन सभ्य लोगों से कहीं ज्यादा अमीर हैं। उधर अखबारों में एक अलग ही खेल चल रहा है। बाढ़ की जिम्मेदारी कोई पीडब्ल्यूडी इंजीनियर पर डाल रहा है, कोई पड़ोसी राज्य पर, तो कोई पड़ोसी देश पर, और अंत में बांध टूटने की जिम्मेदारी चूहों पर डाल दी जाती है। चूहों पर? ये जिम्मेदारी से बचने का क्लासिक तरीका है। अपनी नाकामी को छुपाने के लिए एक बलि का बकरा ढूंढ लो। ये दिखाता है कि पूरा सिस्टम कितना खोखला और भ्रष्ट है। इस बीच राहत सामग्री से भरी एक नाव रहस्यमयी तरीके से डूब जाती है और जनसेवक जी का मकसद पूरा हो जाता है। तो अब पानी उतर चुका है, लोग अपने तबाह हो चुके गांव की तरफ लौट रहे हैं। पीछे रह गई हैं लाशें, सड़ांध और गिद्ध। ऐसा लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है। लगता तो यही है, लेकिन यही कहानी एक और अद्भुत मोड़ लेती है। सब कुछ खो देने के बाद भी उन सर्वहारा लोगों के दिलों में अपने कीचड़ से सने खेतों और टूटे फूटे घरों के लिए प्यार की बाढ़ आ जाती है। ये असाधारण है। वो उस जमीन से नफरत नहीं करते जिसने उन्हें डुबो दिया, बल्कि उससे और ज्यादा प्यार करने लगते हैं। और वो सिर्फ अपने घर नहीं लौट रहे हैं, वो एक तरह से अपने अंदर भी लौट रहे हैं। उन्हें याद आता है कि आपदा के वक्त कैसे वो एक दूसरे से लड़े, चोरी की, धोखा दिया। हाँ, और यही कहानी का असली क्लाइमैक्स है, असली नया पाठ। वो प्रकृति से नहीं बल्कि खुद से नाराज हैं। प्रकृति फिर से मुस्कुराने लगती है। आसिन का सूरज, दूब के अंक हुए, हर सिंगार के फूल, और इस बदलते मौसम के साथ लोगों का भी आध्यात्मिक पुनर्जागरण होता है। वो मिट्टी की प्रतिमा बनाकर माँ दुर्गा से क्षमा मांगते हैं। किस बात के लिए क्षमा मांगते हैं? बाढ़ के लिए? नहीं, वो बाढ़ के लिए नहीं, बल्कि बाढ़ के दौरान अपने द्वारा किए गए पापों के लिए क्षमा मांगते हैं। वो अपने नैतिक पतन के लिए शर्मिंदा हैं। प्राकृतिक आपदा ने उन्हें जानवर बना दिया था, और अब प्रकृति की गोद में लौटकर ही वो फिर से इंसान बन रहे हैं। यही असली शुद्धि है। और फिर पूजा के ढोल बजते हैं, कोसी की साफ धारा में चांद हंसता है, और वो पढ़ुआ पागल एक आखिरी बात कहता है, मिट्टी का ढेला शकर पाला हुआ। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जो मिट्टी का ढेला था, जो कीचड़ था, जो मूल्यहीन हो चुका था, वो अब शक्करपारे की तरह मीठा और मूल्यवान हो गया है। इंसान जो आपदा में कीचड़ बन गया था, उसने अपनी आत्मा को शुद्ध करके खुद को फिर से मूल्यवान बना लिया है। ये विनाश के बाद सृजन की, नैतिक पतन के बाद आध्यात्मिक उत्थान की कहानी है। यही रेणु का अंतिम और सबसे शक्तिशाली नया पाठ है। सच में एक पुरानी कहानी, लेकिन एक ऐसा नया पाठ जो आज भी उतना ही प्रासंगिक है। ये कहानी सिर्फ कोसी की बाढ़ की नहीं, बल्कि हमारे समाज के अंदर आई नैतिक बाढ़ की भी है। और शायद ये हमें ये भी सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हमें अपनी इंसानियत को फिर से जगाने के लिए, अपने अंदर के कीचड़ को साफ करने के लिए हमेशा किसी बड़ी आपदा का इंतजार करना पड़ता है, या हम बिना किसी प्रलय के भी बेहतर इंसान बन सकते हैं? ये सवाल रेणु हमारे लिए छोड़ जाते हैं। तो ये थी फणीश्वरनाथ रेणु की कहानी, पुरानी कहानी नया पाठ। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल आज की कहानी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, घंटी का बटन यानी बेल आइकॉन जरूर दबाएं, ताकि जब भी कोई नई कहानी आए तो आपको सबसे पहले पता चले।